चरक चिकित्सा स्थान। दोस्तों, इसके मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अध्याय। तो अध्यायों की संख्या, किस किस आचार्य ने चिकित्सा स्थान में कितने कितने अध्याय माने हैं। तो शुरुआत करते हैं चरक से। तो चरक ने माने हैं चिकित्सा स्थान में 3 अध्याय, सुश्रुत ने 40 और वाग्भट में अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। तो अष्टांग हृदय ने 22 और संग्रह ने 24। चरक ने 30, सुश्रुत ने 40, अष्टांग हृदय ने 22, संग्रह ने 24। ये अध्यायों की संख्या आपने याद रखनी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अष्टांग हृदय के अनुसार चिकित्सा स्थान में कितने अध्याय हैं। अब चिकित्सा स्थान की शुरुआत चरक ने की है रसायन से। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि किस किस आचार्य ने रसायन का वर्णन कहाँ कहाँ पर किया है और वाजीकरण का वर्णन कहाँ कहाँ किया है। तो आचार्य चरक ने रसायन का वर्णन सबसे पहले चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में किया है और सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में ही किया है, पर अध्याय 27 और 30 में। यहाँ पर आपने याद रखना है कि अकेले ऐसे आचार्य सुश्रुत हैं जिन्होंने वाजीकरण का वर्णन रसायन से पहले किया है। तो 27 से 30 तक रसायन का और वाजीकरण का 26 नंबर चैप्टर ऑफ चिकित्सा स्थान, उसमें किया है वाजीकरण का। अब अष्टांग संग्रह और हृदय को देखते हैं। तो अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र में और हृदय के भी उत्तर तंत्र में रसायन और वाजीकरण का वर्णन किया गया है और पैटर्न इन्होंने चरक का ही अपनाया कि रसायन का वर्णन पहले और वाजीकरण का बाद में। तो अष्टांग संग्रह में कुल चैप्टर हैं 50 और अष्टांग हृदय में कुल चैप्टर हैं 40। तो 50 से एक चैप्टर पहले 49 में किया है रसायन का अष्टांग संग्रह ने, और अष्टांग हृदय ने 39 में रसायन का किया है, और जो लास्ट चैप्टर है उसमें वाजीकरण का। केवल सुश्रुत ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने वाजीकरण का पहले किया है और रसायन का बाद में। तो सुश्रुत ने चिकित्सा में, चरक ने भी चिकित्सा में, और वाग्भट ने उत्तर तंत्र में। उत्तर तंत्र में पैटर्न वैसा ही रखा चरक का, रसायन पहले वाजीकरण बाद में। तो नीचे देखते हैं थोड़ा सा। ये मैंने आपको बता दिया कि वाजीकरण का वर्णन चरक ने रसायन के बाद किया है। तो ऑटोमेटिकली नंबर 1 अध्याय चिकित्सा स्थान में रसायन का और नंबर 2 में वाजीकरण का। वैसे ही सुश्रुत ने वाजीकरण का पहले किया है। ये स्टार तभी लगाया मैंने कि सुश्रुत का आपने स्पेशली याद रखना है कि सुश्रुत ने वाजीकरण पहले बताया, रसायन बाद में। तो वाजीकरण बताया उन्होंने चिकित्सा के 26 में और रसायन बताया 27, 28, 29 और 30 में। कुल चैप्टर सुश्रुत के चिकित्सा के 30 ही थे। अब चरक ने रसायन का वर्णन किया चरक चिकित्सा 1 में, लेकिन रसायन के उस एक अध्याय के 4 पाद इन्होंने बना दिए, 4 डिवीज़न कर दी और उनके अलग अलग नाम रखे। उसको हम इस कोड से याद रख सकते हैं आपका APKA। तो A से क्या है, अभ्य आम्लकीय, P से प्राणकामीय, K से कर प्रतिचितीय और A से आयुर्वेद समुत्थानीय। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप, पहले A से अभ्य आम्लकीय और लास्ट वाले A से आयुर्वेद समुत्थानीय। और इन अलग अलग अध्यायों में उन्होंने अलग अलग प्रकार के योगों का वर्णन किया है। तो कुल योगों की संख्या भी यहाँ पर पूछी जाती है। तो कुल मिला के 63 योग हैं जो कि चरक ने रसायन चैप्टर में बताए हैं, लेकिन अलग अलग अध्यायों के अनुसार हम देखें तो 6, 37, 16 एंड 4, 6, 37, 16, 4, ये कुल हुए 63। ये इतने योगों की संख्या है जो चरक ने पूरे के पूरे रसायन में बताई है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्लोक नंबर 3। तो श्लोक नंबर 3 में भैषज के प्रकार बताए गए हैं। भैषज के प्रकार और भैषज के पर्याय। तो 9 पर्याय बताए हैं आचार्य चरक ने भैषज के। कौन कौन से? चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम। ये कुल 9। आचार्य सुश्रुत ने एक और एक्स्ट्रा बताया है, वो है शांतिकरम। याद रखेंगे आप, शांतिकर्म किसने बताया? श शांति, श सुश्रुत। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लोक नंबर 4। तो श्लोक नंबर 4 में चरक ने भैषज के प्रकार बताए हैं। कौन कौन से प्रकार? 2 प्रकार के। भैषज 2 प्रकार की होती है, स्वस्थस्य ऊर्जस्कर और आर्तस्य रोगनुत। एक जो स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान करती है और एक जो रोगी को रोग से मुक्त करती है। और अभैषज, अभैषज भी 2 प्रकार की बताई चरक ने, बाधन और स अनुबाधन। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देखने हैं, स्पेशली याद करने हैं कि बाधन का एग्जाम्पल चरक ने विष बताया और स अनुबाधन का दोषी विष बताया।
जो एकदम से शरीर को नुकसान पहुंचाए वो बाधन, और जो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाए वो स अनुबाधन। तो दूषी विष हुआ स अनुबाधन का उदाहरण, और बाधन का विष। यहाँ पर चक्रदत्त ने कुष्ठ रोग को स अनुबाधन व्याधि बताया है। श्लोक नंबर 5 देखेंगे हम। यहाँ पे आपने रेफरेंस याद रखना है, बाकी इसका तो आपको पता चल जाएगा कि स्वस्थस्य ऊर्जकर्म यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम। तो ये रसायन के संदर्भ में श्लोक बताया है, लेकिन बताया किस आचार्य ने है, याद आपने ये रखना है कि ये श्लोक है आचार्य चरक का। ये आपने रेफरेंस याद रखना। अब यहाँ पर नीचे विमर्श में कुछ योग बताए गए हैं, इनको भी आप साथ में याद कर लीजिएगा, आगे चिकित्सा स्थान में आपको पढ़ने में फिर आसानी रहेगी। तो योग कौन से हैं? जैसे सर्पी गुड़, तो सर्पी गुड़ का रोगाधिकार आचार्य चरक के अनुसार क्षतक्षीण। योगराज का पांडु, योगराज गुगलू का आमवात बाई चक्रदत्त। वैसे ही अगस्त्य हरितकी का आगे आएगा काश चिकित्सा अध्याय में, तो चरक ने काश में इसका रोगाधिकार बताया है, जबकि काश्यप ने वातज हलीमक में अगस्त्य हरितकी बताई है। ये आपने याद रखना है कि अगस्त्य हरितकी बाई काश्यप इन वातज हलीमक। और योगराज आप याद रख सकते हैं पांडु में। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लोक नंबर 7 से 8 तक रसायन के गुण। तो आपने ये देखना है कि ये आचार्य चरक ने एक बार नज़र मार लेनी है कि ये गुण बताए हैं रसायन के। दीर्घम आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण वया, प्रभा, वर्ण, स्वर, औदार्य, देह इंद्रिय बलम परम, वाक, सिद्धि, प्रणति, कांति, लभते न रसायनात्। ये लास्ट वाली लाइन आपने याद रखनी है। लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम रसायनम। तो आपको आइडिया तो लग जाएगा कि लाभोपायो ही शस्तानाम रसादिनाम, आप जोड़ लेंगे कि रसायन के लिए है, लेकिन किसके द्वारा है? चरक के द्वारा। ये याद रखेंगे। लगभग सेम ही डेफिनेशन बताई है वाग्भट ने, लेकिन अष्टांग हृदय ने एक वरिष्ठता एक्स्ट्रा बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वरिष्ठता चरक ने नहीं बताया है, तो अष्टांग हृदय ने कौन सा रसायन के गुण में एक्स्ट्रा बताया है? वरिष्ठता। जैसे सुश्रुत ने कौन सा भेषज का पर्याय बताया एक्स्ट्रा? शांतिकरम। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या रसायन की परिभाषा है, उसको भी एक बार देख लेंगे। तो सुश्रुत सूत्र स्थान 1 में उन्होंने परिभाषाएं बताई हैं। तो उन्होंने लिखा है वै स्थापनम आयु मेधा बलकरम रोग अपहरण समर्थंच बाई सुश्रुत। भाप्रकाश योग रत्नाकर दोनों ने एक जैसी परिभाषा दी है रसायन की। यत जरा व्याधि विध्वंसम वे स्तंभकरम तथा चक्षुष्यम बृहणम वृश्यम भैष्यम तद रसायनम। ये भाप्रकाश योग रत्नाकर की। आपने रेफरेंस याद रखना है कि ये परिभाषा किसके अनुसार है, ये परिभाषा किसके अनुसार है। भैषज्य रत्नावली ने वैसे बताई है, जो कि काफ़ी फेमस है। यत जरा व्याधि विध्वंसी भैष्यम तद रसायनम। ये याद भी रहती है कई बार, तो यत जरा व्याधि विध्वंसी भैष्यम तद रसायनम ये बताई है भैषज्य रत्नावली ने। शारंगधर ने रसायन को जरा व्याधि नाशनम कहा है। जरा व्याधि विध्वंसी किसने कहा? भैषज्य रत्नावली ने। और जरा व्याधि नाशनम किसने कहा? शारंगधर ने। ये ऐसे ऐसे पॉइंट आपने याद रखने हैं। शारंगधर ने रसायन द्रव्यों में किसका उदाहरण दिया है? गुरुचि, रुदंती, हरितकी, गुगलू। ये चारों द्रव्य जो हैं वो रसायन का काम करते हैं। याद कैसे रख सकते हैं आप? गुरु है गुगलू, तो गुरु गु से गुरुचि, रू से रुदंती, ह से हरितकी, और गुगलू तो गुगलू लिखा ही हुआ है। नेक्स्ट आप देखेंगे 9, 10, 11, 12 नंबर श्लोक। तो वाजीकरण के संदर्भ में एक बार आप रीडिंग मार लेंगे उसको अपनी बुक से। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16, रसायन की विधि। किस किस प्रकार से रसायन का सेवन किया जा सकता है? तो कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो कुटी प्रावेशिक, एक है वातातापिक, वात प्लस आतप, वायु और धूप का जिसमें योग हो वो वातातापिक हुआ। तो अष्टांग हृदय ने भी सेम ही बताया है। कुटी प्रावेशी को उन्होंने कुटी प्रावेशिक ही लिखा है, लेकिन वातातापिक को सौर्य मारुति लिख दिया है। मारुति पर्याय है वायु का और सौर्य हो गया सूर्य का। लगभग सेम ही है, पर शब्दों का फर्क है, तो आप थोड़ा याद रखेंगे। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 27 में मैंने पहले ही आपको बताया कि सुश्रुत ने रसायन का वर्णन किया है वाजीकरण के बाद, और वाजीकरण का किस चैप्टर में? सुश्रुत चिकित्सा 26 में, और रसायन का 27 से 30 में। तो उन्होंने सुश्रुत चिकित्सा 27 में रसायन सेवन की आयु बताई है पूर्व वैसी मध्य व, या तो पूर्व में या तो मध्य में। और वैसे ही वाग्भट ने भी सेम रसायन सेवन की आयु बताई हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लोक नंबर 17, 18, 19 और 20, कुटी प्रावेशिक विधि। तो कुटी प्रावेशिक विधि क्या है? कुटी निर्माण विधि क्या है? कुटी प्रावेशिक रसायन में किस प्रकार की कुटियाँ होनी चाहिए,
तो सबसे पहले देखेंगे हम दिशा। ये पूछा जाता है पेपर में कि कुटी निर्माण में चरक ने कौन सी दिशा की तरफ उसका मुख करना बताया है। तो चरक के अनुसार पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ, और जबकि वाग्भट के अनुसार केवल उत्तर दिशा। ये आपने याद रखना है कि किस दिशा की तरफ कुटी का निर्माण होना चाहिए। 3 गर्भ से युक्त होनी चाहिए, 3 उसमें अंदर घर होने चाहिए, एक बाहर, एक उसके अंदर, एक उसके अंदर, त्रिगर्भ, और सूक्ष्म होने चाहिए और छोटे छोटे झरोखे हो सकते हैं उसमें। और विस्तार उत्सेद संपन्नाम, लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्टली मेंशन नहीं की है कि 1 हाथ लंबाई होनी चाहिए, 2 हाथ चौड़ाई होनी चाहिए, बस इतना कहा है कि अच्छी लंबाई और चौड़ाई से युक्त होनी चाहिए। कुटी में प्रवेश करने का समय कौन सा बताया है? उत्तरायण और शुक्ल पक्ष में। आपने याद रखना है, दक्षिणायन ऑप्शन में होगा तो नहीं लगाना है। उत्तरायण काल में कुटी में प्रवेश करेंगे। कुटी में प्रवेश करने के बाद शोधन द्रव्य कौन से पिलाए जाते हैं? तो कौन कौन से हैं शोधन द्रव्य? आपने याद रखने हैं, हरितकी, विभीतकी और आम्लकी। ये हुआ त्रिफला। तो त्रिफला के सभी द्रव्य हैं, बीच वाला नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विभीतकी। वैसे ही त्रिकटु के सभी द्रव्य हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? त्रिकटु में कौन से होते हैं? शुंठी, मरीच और पिपली। तो बीच वाला नहीं है। मरीच नहीं है, शुंठी और पिपली है। वैसे ही त्रिफला में विभीतकी नहीं है और हरितकी और आम्लकी है। 2 व से स्टार्ट होते हैं, तो वी स्क्वेयर मैंने लिख दिया है। वचा और वायविडंग। सैंधव लवण आपको पता है, लवण होगा तो सैंधवी होगा, गुड़ होगा और हरिद्रा होगा। हरिद्रा आपने एक्स्ट्रा से याद रख लेना है। तो ये शोधन द्रव्य बताए हैं उन्होंने। अनुपान इन शोधन द्रव्यों का क्या है? उष्ण जल। इन शोधन द्रव्यों को सेवन करने के पश्चात संसर्जन क्रम भी बताया गया है, और जिस प्रकार की शुद्धि होगी उस प्रकार का संसर्जन क्रम होगा। संसर्जन क्रम में यवागु का पान करवाना है, और अगर शुद्धिहीन होगी, मध्य होगी, उत्तम होगी तो 3, 5 और 7 दिन आपने संसर्जन क्रम करवाना है और यवागु का सेवन कराना है उसमें। श्लोक नंबर 29 to 34 ये आ गया हरितकी। तो हरितकी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हरितकी पंचरसा होती है। 5 रस इसमें हरितकी में होते हैं। कौन सा नहीं होगा? हरितकी में लवण रस नहीं होता है, और ऐसा ही आंवले में भी लवण रस नहीं होता और मध्य भी लवण रस रहित होता है। तो आंवला भी पंचरस हुआ, मध्य भी पंचरस हुआ और हरितकी भी पंचरस हुआ। इन तीनों में लवण नहीं है। वैसे क्षार और रसोन ये भी पंचरस हैं, लेकिन रसोन व लहसुन, तो इनमें कौन सा रस नहीं है? लेकिन अम्ल रस। ये आपने याद रखनी है द्रव्य। क्षार, रसोन अम्ल नहीं है, और हरितकी, आंवलकी और मध्य लवण नहीं है। हरितकी का एक पर्याय शिवाम भी होता है। वैसा स्थापनी पराम किसके लिए कहा है? हरितकी के लिए। वै स्थापक चरक ने बताया है आंवला। स्मृति बुद्धि प्रमोहम च जयत शीघ्रम। स्मृति बुद्धि प्रमोह, इसको शीघ्रता से कौन जीत लेता है? हरितकी। ये हरितकी के रेफरेंस में है, ये आपने याद रखना है। अब भाव नीचे विमर्श में बताए थे, याद रखने हैं आपने, ये पूछे जाते हैं पेपर में कि किस प्रकार की हरितकी है और कितने हरितकी के भेद हैं। तो हरितकी 7 प्रकार की बताई है भाव प्रकाश ने। कौन कौन सी? विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी। और इनकी शेप, इनकी आकृति कैसी कैसी होती है, ये भी अलग अलग हरितकी की अलग अलग है। तो किस प्रकार की है? विजया अलाबू के आकार की, रोहिणी वृत्त के आकार की, पूतना अस्थिमय, अमृता मांसल। तो अस्थि और मांसल इकट्ठे आप याद रख सकते हैं। अभया पंचरेखा युक्त होती है, और लास्ट वाली त्रिरेखा युक्त। और जीवंती जो है वो स्वर्ण वर्ण की होती है। तो जीवंती आपको वैसे लग रहा है जीवन जीने के लिए सोना ज़रूरी है, तो जीवंती स्वर्ण वर्ण की। और विजया अलाबू की, रोहिणी वृत्त की, ये 2 आप याद रख लीजिए। और उसके बाद अस्थि और मांसल, तो पूतना अस्थि और अमृता मांसल। और पंचरेखा और त्रिरेखा आपको मैंने बताई दी। नेक्स्ट, हरितकी सेवन के अयोग्य कौन से व्यक्ति होते हैं? तो अजीर्ण, रूक्षभुज, स्त्री और मध्य से कर्षित, क्षुत और तृष्णा और उष अर्दित से ग्रस्त। अमृत कल्पानी श्लोक नंबर 37 में बताया है। अमृत कल्पानी किसके रेफरेंस में कहा गया है? तो हरितकी, आंवलकी या बीज रहित हरितकी, बीज रहित आंवलकी। तो आंसर आएगा बीज रहित हरितकी आंवलकी को अमृत कल्प के समान बताया गया है। किस पर्वत की औषधियाँ श्रेष्ठ मानी गई हैं? तो आचार्य चरक के अनुसार 38 और 40 नंबर श्लोक में हिमालय पर्वत की श्रेष्ठ मानी है। यहाँ पर शरंगधर ने और ज़्यादा आगे डीपली इसको ले गए हैं
तो उनके अनुसार सौम्य औषधियाँ हिमालय की श्रेष्ठ और आग्नेय औषधियाँ विंध्य पर्वत की श्रेष्ठ हैं। चलिए आज इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम इसके आगे थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए।